हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान में हमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो हम लोग इतिहास की भी क्लास जो है कर रहे हैं और भूगोल की क्लास भी अभी कुछ दिन पहले ही शुरू की गई है। इतिहास की क्लास में मैंने आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ाना शुरू किया था और प्राचीन इतिहास में हम लोग इस समय जैन और बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों को कुछ भारत के और भी प्रसिद्ध धर्मों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानना है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए कि जब अपने देश में बौद्ध और जैन धर्म बहुत तेजी से उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी समय अपने देश के कुछ हिस्सों में भागवत धर्म और शैव धर्म का भी प्रचार प्रसार चल रहा था। भागवत धर्म जो है विष्णु के उपासक जो लोग होते हैं, उनको मानने वाले जो लोग होते हैं, वो भागवत धर्म से संबंधित बताए जाते हैं, और जो लोग शिव की उपासना करते हैं या शिव के उपासक होते हैं, उनको शैव धर्म से संबंधित बताया जाता है। तो ये दोनों हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण धर्म माने जाते हैं। फिर बाद में इसी क्रम में आगे देखिएगा, आपको एक नया संप्रदाय होता है जिसको कहा जाता है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय भी शिव से ही संबंधित है, बस अंतर यह हो जाता है कि शैव संप्रदाय में शिव की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, और शाक्त संप्रदाय में देवी शक्ति की यानी पार्वती की। तो उनके अलग अलग रूपों की अर्चना पूजा की जाती है। और इस प्रकार अपने देश में शैव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय का उदय हुआ, और इस धर्म का देखिए प्रचार प्रसार भारत के कई स्थानों पे हुआ। इसके बारे में हम लोग जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे और गुप्त काल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ बस आपको खाली मुझे ये बताना था कि बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ इन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, फिर उसी के बाद में आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद दक्षिण भारत में यही शैव और भागवत धर्म जो है अलग नामों से पुकारा जाता है। वहां पे जैसे देखिए जो शिव के अनुयायी रहते हैं, शैव धर्म के समर्थक रहते हैं, उनको नैनार कहा जाता है, और जो विष्णु के उपासक होते हैं, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको अलवार कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हिंदू धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख स्थापत्य हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो किनके द्वारा बनवाए गए, कहाँ कहाँ बनवाए गए। तो ये सारी चीजें हम लोग जब गुप्त काल पढ़ेंगे उसी के दौरान इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आइए आप चलते हैं हम लोग जो उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में जो दूसरी नगरीय क्रांति शुरू हुई थी। यानी पहली नगरीय क्रांति देखिए कब हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो कुछ बाहरी लोग आए, आर्य लोग आए अपने देश में, और उन लोगों ने अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। तो कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कृषक सभ्यता थी, पशुपालक सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो इसी सभ्यता में जब अलग अलग छोटे छोटे कबीले विकसित हुए, यही कबीले जब बड़े होकर जनपद में बदले, यानी इनकी संख्या बढ़ती गई, और यही जनपद बाद में आके महाजनपदों के रूप में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दिए। तो हमको उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जब भारत में इसी प्रकार के कुछ बड़े बड़े महाजनपद अस्तित्व में आए, और उसी समय से अपने देश में कहा जाता है कि दूसरी नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। यानी दूसरी नगरीय क्रांति की शुरुआत कब हुई? महाजनपदों के काल में। पहली कब हुई थी? सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के काल में। ठीक है, जैसे देखिए अब हमको उन 16 महाजनपदों के नामों को जानना है, और इन महाजनपदों के नामों का उल्लेख कहां मिलता है यह भी जानना है। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जिन क्षेत्रों में जनपद अस्तित्व में आ चुके थे, वहां लोहे के प्रयोग सहित अन्य विभिन्न कारणों ने द्वितीय नगरीय क्रांति के प्रथम प्रयोगकर्ता गॉर्डन चाइल्ड को जन्म दिया। यानी कहा जाता है कि जब छोटे छोटे जनपद अस्तित्व में आ गए थे तो वहां पर नई नई धातुओं का उपयोग किया जाने लगा, लोहे का उपयोग किया जाने लगा, और जिसकी वजह से इस काल के लोगों ने
नए नए तौर तरीकों से निर्माण करवाए और नए नए नगरों का विकास हुआ, नए नए तरीके से घर मकान बनाए जाने लगे। तो इसी को कहा जाता है कि यह दूसरी नगरी क्रांति। और इसके बारे में किसने बताया था? जो गॉर्डन चाइल्ड थे, उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया था, कहा था कि यह दूसरी नगरीय क्रांति। ठीक, इसलिए देखिए, इसलिए इस शताब्दी को भारतीय इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसको भारतीय इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा। महाजनपदों का उल्लेख देखिए कहां कहां किया गया। भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाजनपदों का उल्लेख जो जो स्रोतों में किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया, यानी महात्मा बुद्ध के बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए थे। तो उन्हीं में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, तो उसमें भी इनका उल्लेख है। उसके बाद देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार पाणिनि के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, उसमें भी इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद महापरिनिर्वाण सूत्र में भी इसकी गणना की गई। तो ये क्या है कि महाजनपदों के बारे में जो स्रोत हैं कि कहां पे इनके बारे में लिखा गया। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो देखिए कहां कहां, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर। ठीक है, अब देखिए जो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के नाम बताए गए हैं वो देखिए क्या है, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कम्बोज। तो उसी प्रकार से देखिए 16 है, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधार, कम्बोज, अवंती, शूरसेन, अस्मक। ठीक, ये इतने 16 महाजनपद है। ठीक, आइए देखते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए कुछ जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कुछ महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक का मतलब कि जहां पे राजा अनुवांशिक हुआ करते थे, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब कि जहां पे जो राज्य का प्रमुख होता था वो वहां की गण यानी जनता के द्वारा चुना जाता। तो देखिए महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक थी, लेकिन दो ऐसे महाजनपद थे यानी वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि महाजनपदों में वह कौन से जनपद थे जहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। वो दो महाजनपद कौन से थे, वज्जी एवं मल्ल। ठीक है, अब देखिए ये महाजनपदों को आप देख लीजिए कि महाजनपद कहां कहां थे। ठीक है, देखिए इनका पूरे भारत के मैप में दिखाया गया। जैसे देखिए ये जो थे कम्बोज, पेशावर, ये देखो देखिए कहां पर थे, वर्तमान पाकिस्तान में। गांधार देखिए यह भी वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुरु अपने दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में। फिर देखिए पांचाल अपने उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कुरुक्षेत्र देखिए हरियाणा में। ठीक है, उसी प्रकार देखिए शूरसेन राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मत्स्य देखिए ये भी राजस्थान के निचले वाले क्षेत्र में। अवंती देखिए ये देखिए यहां पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। वत्स देखिए मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। चेदी देखिए जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्ल देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। कोसल देखिए उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। श्रावस्ती, ठीक है, उसके बाद देखिए मगध जो है वर्तमान बिहार में। अंग देखिए यह भी वर्तमान बिहार में। ठीक है, उसके बाद देखिए यह जो अस्मक है यह देखिए दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास। तो इस प्रकार से जो महाजनपद थे अपने देश में कई हिस्सों में स्थित थे, कई हिस्सों में इनका विकास हुआ। ठीक है, फिर देखिए वैशाली जो जनपद महाजनपद था, लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यानी वैशाली में स्थित जो लिच्छवी गणराज्य था उसको दुनिया का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है।
वज्जी की राजधानी थी, जो किसकी राजधानी थी, वज्जी नामक महाजनपद की राजधानी। इसका गठन देखिए 500 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, यानी यह एक दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। ठीक, ये देखिए पूरे भारत के मैप में आप लोग इसको देख लीजिए कि कहां कहां कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। ठीक, ये अब आइए आगे आगे देखते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला वज्जी महाजनपद गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित था। ठीक है, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित था। यह जो महाजनपद था इसमें 8 कुल सम्मिलित थे और उन 8 कुलों में जो सबसे प्रमुख थे वो थे विदेह, वज्जी एवं लिच्छवी। ये तीनों उसके सबसे प्रमुख संघ थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाजनपदों में वह कौन सा जनपद था जो 8 कुलों का संघ था, तो कौन सा था, वज्जी। देखिए ये चीज ऊपर मैंने भी बता दिया कि लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये कहां पर है, वर्तमान बिहार। उसके बाद देखिए कोली एवं शाक्य भी महाजनपद कालीन गणराज्य थे, यानी ये सब महाजनपद नहीं थे लेकिन उस काल के क्या थे, 2 गणराज्य थे, कोली और शाक्य। देखिए जिसकी राजधानी क्रमशः रामग्राम तथा कपिलवस्तु थी, यानी कोली की राजधानी रामग्राम, कपिलवस्तु के साथ। ये देखिए बुद्धकालीन गणराज्य, यानी महाजनपदों के जो निर्माण की अवधि थी उस समय महात्मा बुद्ध का भी समय चल रहा था, तो उस समय ये दोनों गणराज्य कौन से गणराज्य थे, बुद्धकालीन गणराज्य। ठीक, अब देखिए महाजनपद एवं उनकी राजधानियां, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मिलान वाला नेट के भी एग्जाम में आता है, टीजीटी पीजीटी में भी आता है। तो जो महाजनपद थे उनकी राजधानियों का नाम आपको देख लेना है। देखिए जैसे अंग नामक जो महाजनपद था उसकी देखिए राजधानी का नाम क्या था, चंपा। इसका प्राचीन नाम मालिनी था जो वर्तमान बिहार के मुंगेर जिले में। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी गिरिब्रज थी जिसका वर्तमान नाम राजगृह या राजगीर है। ठीक, फिर देखिए मल्ल नामक महाजनपद, इसकी राजधानी देखिए कुशीनारा या पावापुरी थी जो वर्तमान गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्र में थी। फिर देखिए उसी प्रकार काशी यानी वर्तमान का वाराणसी यानी बनारस। कौशल देखिए इसकी राजधानी श्रावस्ती थी जिसको हम लोग अभी अयोध्या के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए पांचाल की राजधानी देखिए 2 थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी वाले का नाम था अहिच्छत्र और दक्षिणी का नाम था कांपिल्य। उसी प्रकार देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो वर्तमान मेरठ जिले यानी दक्षिण पूर्व हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले वाले क्षेत्र में स्थित। फिर देखिए वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी देखिए विदेह एवं मिथिला थी। उसी प्रकार देखिए मत्स्य महाजनपद था, इसकी राजधानी देखिए विराटनगर यानी जयपुर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र जो है। शूरसेन वर्तमान जो मथुरा अभी भी है, पहले इसकी राजधानी थी। देखिए चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्थीवती यानी सुक्तिमती भी आपको सुनने को मिलता है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो सोत्थीवती या सुक्तिमती। उसके बाद देखिए अगला महाजनपद जो है अस्मक है, इसकी राजधानी देखिए कोटन या कोटली थी, यही दक्षिण भारत में। ठीक, अगला देखिए अवंती, यानी इसकी भी देखिए 2 राजधानी थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती। ठीक है, के बाद देखिए गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसी प्रकार देखिए कंबोज की राजधानी थी हाटक राजपुर यानी वर्तमान कसब।
यहाँ देखिए दो राजधानी वाले महाजनपदों का अलग से दिखा दिया गया है। देखिए कौशल, इसकी देखिए दो राजधानी थी, श्रावस्ती और कुशावती साकेत उत्तर की। उसी प्रकार देखिए मल्ल महाजनपद की दो राजधानी थी, पावा और कुशीनारा। पांचाल के देखिए उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। अवंती की भी देखिए दो राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है। उसी प्रकार देखिए कुछ बुद्धकालीन भी गणराज्य थे, जो 10 थे, बहुत प्रसिद्ध हैं। बुद्धकालीन 10 गणराज्य। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय भारत में कितने गणराज्य थे, तो 10 थे। कौन कौन से थे देखिए, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिप्पली वन के मौर्य। यानी ये जो वंश का नाम बताया जा रहा है, मल्लों का शासन था, तो यहाँ दोनों में मल्लों का था, यहाँ शाक्यों का था, यहाँ कोलियों का था, यहाँ मौर्यों का था। अल्लकप के बूली, केशपुत के कलाम, सुमसुमारगिरी के भग्ग, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यानी ये बुद्धकालीन 10 गणराज्य। अब इनसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो फैक्ट है, तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन था, वज्जी। ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बृहद्रथ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद कोई था, वो कौन सा था, मगध। ठीक है। तो इसीलिए उसको भारत के जो महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली जनपद माना गया, और बाद में इसी जनपद से भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन करना प्रारंभ हुआ। ठीक। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी शासक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए महाभारत नामक ग्रंथ के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त। ठीक। उसी प्रकार देखिए रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार। यानी जो श्रावस्ती नगर था आधे चंद्रमा के आकार का। फिर देखिए प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में कुछ महानगरों का वर्णन किया गया है। वो कितनी थी, 6 थी। कौन कौन से थी, चंपा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और साकेत। ये जो है प्राचीन काल में बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 6 महानगर थे। ठीक है। तो 10 गणराज्य और 6 महानगर, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाए। ठीक। उसके बाद देखिए और चीजें देख लेते हैं। अब इससे कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। जैसे देखिए सिक्कों का अध्ययन जिस इतिहास की शाखा के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये आप लोगों के MA के सिलेबस में है, इसको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के जो हैं इसी 6वीं शताब्दी के दौरान ही पाए गए थे ना, तो इसीलिए इसके बारे में इसमें दे दिया गया है। तो ये कब पाए गए थे, मौर्य काल के मध्य प्रांत, यानी भारत में जब मौर्यों का उत्थान हुआ था उसी के शुरुआत में, प्रारंभ। इस विधि द्वारा जो सिक्के बनाए जाते थे वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। उन पर चोट करके उनको छपाई के द्वारा, ठप्पे के द्वारा बनाया जाता था। उस पर 5 मार्क के 5 तरह से निशान बनाए जाते थे। ठीक है। इस प्रकार ये सिक्के होते किसके थे, चांदी से बनते थे। इस पर ठप्पा का निशान है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम क्या था, मगध। और मगध पर कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था, जिसकी ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख की गई है। जैसे मैंने क्या बताया कि हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार सबसे पहला जो वंश था उसको बृहद्रथ वंश माना जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में, अभिलेखों में किसको माना जाता है पहला वंश, हर्यक वंश। और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा।
कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और बाद में इस वंश के जो भी शासक हुए उन लोगों ने भी अपने पिता की हत्या करके अपने शासन को स्थापित किया। ठीक है, तो इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का वर्णन देखिए कहाँ किया गया है, जैन साहित्य में किया गया और उसमें उसको नाम रखा गया है श्रेणिक। महावंश में कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु में वह मगध का राजा बना था। ठीक है, इसका देखिए इसने कुछ भारत के प्रमुख राजवंशों से, महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वो कौन कौन से थे देखिए, चेटक के शासक जो थे उनकी पुत्री से। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम क्या था, चेल्लना। उसके बाद देखिए कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ भी इसने विवाह किया था। उसके बाद देखिए मध्य देश की जो राजकुमारी क्षेमा थी उसके साथ विवाह किया। तो ये विवाह करने का कारण यही था कि ये लोग बड़े बड़े क्षेत्रों से अपना संबंध स्थापित करना चाहते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और उनके द्वारा किसी भी संकट से मुकाबला करने में उनको सहायता होती थी कि इनका संघ बहुत बड़ा हो जाता था तो बाकी लोगों से आसानी से मुकाबला कर सकते थे और इनसे संघर्ष का डर भी नहीं रहता था। ये कारण था। इसने देखिए युद्ध लड़ा था ब्रह्मदत्त के साथ। ब्रह्मदत्त कौन था, काशी का महान शासक था। और बाद में फिर अंग का विलय कर लिया, यानी अंग जो महाजनपद था वो काशी से संबंधित था, तो इसने काशी के शासक ब्रह्मदत्त को परास्त कर दिया, तो अपने शासन में अंग का विलय कर दिया। इसकी हत्या देखिए इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई और बाद में अजातशत्रु जो है इस वंश का दूसरा शासक बना। इसका दूसरा नाम देखिए पुणिक है, उसका नाम श्रेणिक था, इसका नाम पुणिक। इसने देखिए प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। इसके पिता ने उसकी बहन से किया था, इसने उसकी पुत्री से किया। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। कहाँ कराया गया था, राजगृह। इसने देखो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाई थी। कहाँ पे, मगध में। यही पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी। फिर देखिए इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। जैसे नाम है पितृहंता वंश, तो उसी प्रकार का कार्य भी हो रहा है, यानी यहाँ के जो शासक हैं उनकी हत्या इनके पुत्रों के द्वारा की जा रही है। देखिए उदयन जो था ये अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि महाजनपदों में राजधानी बताया, तो उसमें मगध की राजधानी राजगृह थी। तो जब यह शासक बनता है तो मगध की राजधानी को राजगृह से हटाकर कहाँ कर देता है, पाटलिपुत्र का। ठीक, अब देखिए इसके बाद दूसरा इस पे वंश शासन करना शुरू करता है। वो कौन सा वंश था, शिशुनाग। यानी शिशुनाग जो था इन्हीं का सेनापति था, उसे मौका मिलता है तो फिर वो इनकी हत्या करके अपने वंश की स्थापना करता है। ठीक, और अपने वंश का नाम अपने नाम से ही रखता है, शिशुनाग। ठीक, इसके बारे में देखिए कुछ बातें बताई गई। जैसे महावंश टीका में कहा गया है कि लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ पुराणों में कहा जाता है कि यह क्षत्रिय कुल का था। ठीक, आगे देखिए उसके बाद देखिए इसने अवंती की विजय की थी। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की जो सीमा थी उसको मालवा तक पहुंचाया था। मालवा मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश। इसने देखिए वत्स और कौशल पर अधिकार कर लिया था। इसने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया, यानी इसने मगध का एक और राजधानी बनाया। किसको बनाया, वैशाली। फिर देखिए इसके बाद इस वंश का एक महान शासक था शिशुनाग का पुत्र, जिसका नाम था कालाशोक। पुराणों में इसका नाम क्या है, काकवर्ण। काकवर्ण का मतलब काले वर्ण का, काले रंग का, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था कालाशोक। तो काला अशोक यानी ये अशोक के जैसा ही कार्य करने वाला था, यानी अशोक के जैसे ही बौद्ध धर्म का उपासक भी था
तो इसकी वजह से इसका नाम कालासो। देखिए राजधानी इसने फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, उसने अलग जगह की, इसने फिर से पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। इसके समय देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो किसने करवाया था? इसके काल में। ठीक, इसके बाद देखिए इस वंश का पतन हो जाता है, फिर एक नए वंश की स्थापना होती है मगध पर, और उस वंश का नाम क्या था? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मनंद को। यानी महापद्मनंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। इनका भी देखिए कुछ अन्य नाम है, जैसे महाबोधि वंश, यानी महाबोधि वंश जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इनका नाम था उग्रसेन। फिर देखिए कली का अंश, अलग अलग नाम है। फिर देखिए सर्व छत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये इसके नाम है। फिर देखिए द्वितीय परशुराम, यानी परशुराम के नाम से भी इनको उपाधि दी गई। इसके संबंध में देखिए कुछ और भी बातें हैं, जैसे इसने एक छत्र शासन की स्थापना की, यानी इसने जितने क्षेत्र पर शासन किया वहां पर पूरा एकाधिकार था इसका। उसके बाद देखिए इसने इसीलिए एक राज की उपाधि भी धारण की थी, यानी पूरे क्षेत्र का एक ही राजा है, एक ही सम्राट है, तो जिसकी वजह से उसने एक राज की उपाधि था। इसने देखिए कलिंग की विजय की थी, और इसका प्रमाण कहां से मिलता है? खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें पता चलता है कि इसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसका देखिए जो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे उससे अच्छी खासी मित्रता थी, यानी वो उसका बहुत अच्छा मित्र था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र घनानंद, यानी घननंद जो है नंद वंश का शासक बनता है, और कहा जाता है कि यही इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, इसका अन्य नाम देखिए क्या है? अग्रमीज या जैनरमीज। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? यूनानी लेखकों की पुस्तकों में। इसको कहा जाता है कि इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसीलिए इसको सिकंदर का समकालीन कहा जाता है। इसका देखिए सेनापति कौन था? भद्रसाल। इसको इसके ही ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मण मंत्री चाणक्य के अपमान की वजह से क्या करना पड़ा था? अपना साम्राज्य खोना पड़ा था। ऐतिहासिक ग्रंथों में बताया जाता है कि चाणक्य की बेइज्जती किए जाने की वजह से, चाणक्य का अपमान किए जाने की वजह से वो इसके दरबार से चले जाते हैं नाराज होकर, और इसको बर्बाद करने का, नष्ट करने का प्रण लेकर जाते हैं। और उसी के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, और फिर बाद में उसी के द्वारा इसको पराजित करवाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह पराजित होता है। और जैन अमात्य इसके समय में दो लोग थे, एक श्रीयक थे और एक सकटाल। तो ये आप लोगों ने देखा कि मगध नामक महाजनपद पर शासन करने वाले कुछ छोटे छोटे वंश। अब देखिए इसके बाद जो होगा, मगध वंश पे बड़े बड़े साम्राज्यों का शुरुआत होगा, उनकी स्थापना होगी, और उसमें सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, अब देखिए इसी दौरान भारत पे देखिए कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे, जिसमें देखिए फारसी आक्रमण हुआ था, किसके द्वारा? दारा प्रथम के द्वारा। और यूनानियों का आक्रमण हुआ था वो सिकंदर के द्वारा। तो दो विदेशियों के द्वारा भी आक्रमण भारत पर किया गया था इसी दौरान। देखिए जो फारसी आक्रमण था वो देखिए उसका स्रोत हमें कहां से मिलता है, यानी उसकी जानकारी कहां से मिलती है? बेहस्तून नामक अभिलेख से मिलती है, और उसमें बताया गया है कि दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांत थे। ठीक है, यानी दारा प्रथम जो था उसका 23 प्रांतों पर शासन था। ठीक है, और हेरोडोटस के विवरण में बताया गया है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, यानी दारा ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें से उसके 23 प्रांतों में से एक प्रांत भारत का भी था। ठीक, देखिए जब ये लोग भारत में आए
फारसी लोग, ईरानी लोग, तो भारत में एक लिपि का जन्म हुआ और वो लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। यानी इनके आने के बाद ही अपने देश में एक नई लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, और इसी लिपि से देखिए एक और जो शासन प्रणाली विकसित हुई जिसका नाम रखा गया क्षत्रपी शासन प्रणाली। और इसी शासन प्रणाली में फारसी और ईरानी सिक्कों का प्रचलन किया गया, यानी ईरानी परंपरा के आधार पर सिक्कों का भी निर्माण शुरू हो गया। तो इसका प्रभाव था, यानी ईरानियों के आने से भारत में इस प्रकार की शासन प्रणाली शुरू हुई, इस प्रकार की लिपि आई और सिक्कों का निर्माण भी ईरानी परंपरा के आधार पर किया जाने लगा। इसका उल्लेख देखिए अभी जो कुछ प्रमुख अभिलेखों में मिला है, उसमें अशोक के अभिलेखों में भी खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया। ठीक, अब देखिए सिकंदर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए कहा जाता है कि यह धनानंद का समकालीन था। इसने हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसने देखिए निकाया वौफेला नगरों की स्थापना की, यानी इसके द्वारा दो प्रमुख नए नए नगर स्थापित किए गए थे भारत की सीमा क्षेत्र में। उनका नाम क्या था? निकाया और वौकेफला। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए भारत में वो तो आपने देखा ईरानी परंपरा का क्या प्रभाव पड़ा, अब यूनानियों के आने से देखिए क्या प्रभाव पड़ा। भारत और पश्चिमी देशों के मध्य संबंध मजबूत हुए। कैसे संबंध? व्यापारिक संबंध। फिर उसके बाद देखिए इसके आक्रमण करने की वजह से पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक एकता हुई, यानी इसका मुकाबला करने के लिए जो वहां के शासक थे उन्होंने आपस में संघ बनाया, तो उन्होंने राजनीतिक एकता लाई। इसके आक्रमण से भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का एक दूसरे से आदान प्रदान किया गया। यूनानी शैली के उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन भारत में किया जाने लगा। नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, यानी इसके आक्रमण करने के बाद भारत में नए नए नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया, जिसका निर्माण इसने कर दिया था दो जो नगर स्थापित किए थे, निकाया और वौकेफला। फिर देखिए पाइथागोरस आदि विद्वानों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव, यानी पाइथागोरस जो थे यूनानी विद्वान थे, तो उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो लेख थे, उसमें भारतीय दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ा। अब देखिए ठीक है, यानी अंतरजरक्सिस द्वितीय का राजवैद्य जो था कौन था? टीसीएस था। फिर देखिए वह जाति जिसने स्वयं को यूनानियों का वंशज कहा वो कौन सी थी? मीसा नामक। ये कुछ देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ तथ्य हैं, फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया गया। वह राज्य जिसकी रानी ने राजा के मारे जाने के पश्चात सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया वो कौन थी? असिक नोई। ठीक है, असिक नोई नामक राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मस्कट। देखिए जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय एक पुरु नामक राज्य था जिसको पोरस कहा जाता है, उसका जो युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ झेलम और चेनाब नदियों के, यानी इस जो राज्य था इसका शासक पोरस था, उसी के नाम पर इसका नाम पोरस भी रखा गया है। तो उसने सिकंदर के साथ झेलम और चेनाब नदियों के मध्य में युद्ध किया। सिकंदर के नौसेना अध्यक्ष का नाम नियारकस था। ठीक, अब देखिए सिकंदर के आक्रमण से संबंधित कुछ बातें कि 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके उसने भारत में प्रवेश किया। ब्यास नदी के पास भारत में सिकंदर की जो है अंतिम सीमा थी, यानी इसके बाद वह आगे नहीं बढ़ता है, उसकी सेना इसके आगे बढ़ने से मना कर देती। ठीक है, आम्भी नामक जो शासक था तक्षशिला का, उसने इसका सहयोग किया था। और शशि गुप्त नामक जो शासक था वो हिंदू कुश के उत्तर में भी एक था, यानी इन दोनों लोगों के द्वारा सिकंदर का क्या किया गया था? सहयोग किया गया था। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर का सहयोग करने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो कौन कौन से थे? आम्भी और शशि गुप्त। आम्भी तक्षशिला का था और शशि गुप्त हिंदू कुश के उत्तर। देखिए इसका जो युद्ध हुआ था पोरस के साथ वो कहां हुआ था? झेलम नदी के तट, इसलिए इसका नाम झेलम का युद्ध रखा गया। ठीक,
अब देखिए सिकंदर के बाद के जो कुछ प्रमुख लेखक थे उनके कुछ विवरण है। जैसे देखिए उसके बाद के देखिए कुछ लेखक जैसे तो ईरानी था, चला गया। अब देखिए जो लेखक में डायमेकस, इसने देखिए 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व में कुछ रचनाएं की थी और उन रचनाओं को कहा जाता है कि अभी इनका कोई सबूत या प्राप्तिकरण नहीं हुआ। उसके बाद देखिए डायोनियस ने भी कुछ रचनाएं की थी 284 से 262 ईसा पूर्व, इनको भी प्राप्त नहीं किया गया था। यानी सिकंदर के बाद इन लोगों ने भारत आकर रचनाएं की लेकिन इनका प्रमाण नहीं है। मेगास्थनीज जो था वो आया था, उसने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। यह भी मूल रूप से नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो पुस्तिका थी उसकी बातें दूसरे लोगों के लेखों में बताई गई हैं कि मेगास्थनीज ने इस प्रकार से बताया था, तो उसी से हमको पता चलता है। इसकी जो मूल पुस्तक थी वो मिली नहीं है, वो नष्ट हो चुकी। अगला देखिए, अगला था पॉलीबियस, ये 144 से 42 ईसा पूर्व में था। इसके भी देखिए कोई लेख प्राप्त भी नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में प्राप्त भले न हुए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा था उनके बाद के लोगों ने अपनी पुस्तकों में उनका वर्णन किया, जिससे इनके बारे में हमें पता चला। इनकी जो मूल पुस्तकें हैं वो प्राप्त नहीं। अगला देखिए पेट्रोक्लीस था, यह 261 ईस्वी से 228 ईसा पूर्व में था। इसने पूर्वी देशों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद देखिए पेरिप्लस नामक एक बहुत प्रसिद्ध यूनानी व्यक्ति था जो 8 ईस्वी से लेकर 115 ईसा पूर्व में आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किताब देखिए कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद देखिए प्लिनी नामक एक यूनानी दार्शनिक आया था, लेखक आया था, जो 77 से 78 ईसा पूर्व में आया था। यह लैटिन भाषा में पुस्तक लिखा है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। कहीं कहीं मिलता है आपको नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक, तो इसकी पुस्तक का नाम है। तो देखिए उसके बाद एरियन नामक लेखक आया जिसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पुस्तक का लिखा, जिसमें सिकंदर के आक्रमण का वर्णन किया है। उसके बाद देखिए टॉलमी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ज्योग्राफी। उसके बाद देखिए स्ट्रैबो ने ही इस पुस्तक को और विस्तृत किया और ज्योग्राफी नाम से ही उस पुस्तक को फिर और आगे बढ़ाया, उसमें और चीजें शामिल की। उसके बाद देखिए एरियन नामक एक और व्यक्ति था जिसने 100 ईसा पूर्व में कुछ रचनाएं की, जिसमें देखिए एक कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री और दूसरा ऑन द पिक्यूलरिटीज ऑफ एनिमल्स। 2 पुस्तकें इसके द्वारा, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद, यानी इतनी जो घटनाएं थी वो भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना से पहले की घटना थी। अब भारत में साम्राज्यों का शासन शुरू हो जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे आपने भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होंगे, जिनमें से सबसे पहला जो था वो मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा साम्राज्य स्थापित होगा वो गुप्त साम्राज्य होगा। उसके बाद में बीच में आगे पीछे छोटे मोटे राजवंशों का उदय होगा, अंत होगा, लेकिन ये 2 मेन प्राचीन काल के साम्राज्य रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो को देखने के लिए, इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।